6 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसका, किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया या डी जर्मनी। ये कौन है? ये कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। तो ये है, कौन है ये है कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व पर चिंताओं के जवाब में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौते ज्ञापन पर क्या हस्ताक्षर किए। यह समझौता महत्वपूर्ण खनिजों की सोर्सिंग में लचीलापन बढ़ाने के लिए दोनों देशों की पूरक शक्तियों का लाभ उठाने का प्रयास करता है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर पैनलों और अर्धचालक निर्माण जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण है। इन खनिजों पर बढ़ती निर्भरता और चीन द्वारा प्रमुख निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए यह साझेदारी एक स्थिर आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने और दोनों देशों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी पहल को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। प्रश्न 2 देखते हैं। 1902 में एशिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रामा सेवा किस भारतीय राज्य में शुरू की गई थी? ठीक है, कब बोला? ये 1902 में। ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र या डी दिल्ली। तो ये शुरू की गई थी इसको शुरू किया गया था कहां पे? इसको शुरू किया गया था ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल विशेष रूप से कोलकाता क्या पश्चिम बंगाल विशेष रूप से कोलकाता ने 27 मार्च 1902 को एस्प्लेनेड से कीडरपोर्ट तक एशिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रामा सेवा शुरू की। इलेक्ट्रिक ट्रामा सेवा शुरू की। कोलकाता में ट्रामा सेवा 1873 में घोड़े द्वारा खींची जाने वाली प्रणाली के रूप में शुरू हुई और बाद में विद्युतीकृत हो गई। अब ऑपरेशन के 151 वर्षों के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने मैदान से स्प्लेनेड तक एक छोटे से विरासत खंड को छोड़कर ट्रामा सेवा को बंद करने का फैसला लिया। क्या ट्रामा सेवा को क्या बंद करने को फैसला लिया है। इस कोलकाता के ट्रामा सेवा सांस्कृतिक महत्व रखती है, जिससे सत्यजीत रे की महानगर जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों में दिखाया गया है और 2020 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रामा लाइब्रेरी की मेजबानी की गई। प्रश्न 3 देखते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJAY किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2016, बी 2017, सी 2019 या डी 2018। ये शुरू किया गया है। इसको शुरू किया गया कब? इसको शुरू किया गया 2018 में। इसको 2018 में शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY को सितंबर 2018 में भारत सरकार की एक प्रमुख योजना के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य माध्यमिक और
तृतीयक, देखभाल अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। कितना? 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। यह पहल भारत की सबसे नीचे की 40% गरीब और कमजोर आबादी को लक्षित करती है, जो सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के अस्पतालों में कैशलेस उपचार की पेशकश करती है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए एक ई कार्ड प्राप्त हो, जिसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और मानदंडों द्वारा निर्धारित पात्रता हो, स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और जरूरतमंद लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाई जाए। प्रश्न 4 देते हैं, हैजा को किस प्रकार की बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? हैजा को किस प्रकार की बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये पूछ रहा है। तो प्रश्न 4, हैजा को किस प्रकार की बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ए जल जनित रोग, बी वेक्टर जनित रोग, सी वायु जनित रोग या डी खाद्य जनित रोग। तो इसको वर्गीकृत किया गया है किसमें? ये जल जनित रोग में। इसको जल जनित रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हैजा को मुख्य रूप से जल जनित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरा के कारण होता है। किसके? बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरा के कारण होता है। यह एक तीव्र डायरिया संबंधी बीमारी है जो प्रदूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलती है, विशेष रूप से अपर्याप्त सीवेज उपचार और पीने के पानी की सुविधा वाले क्षेत्र में। अगर अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो हैजा गंभीर निर्जलीकरण और मृत्यु का कारण बन सकता है। कमजोर आबादी जैसे कुपोषित बच्चे और HIV एड्स के साथ रहने वाले व्यक्तियों में मृत्यु दर का अधिक खतरा होता है। प्रभावी रोकथाम उपायों में स्वच्छ पानी तक पहुंच, उचित स्वच्छता और मौखिक हैजा के टीके यानी कि OCV के साथ टीकाकरण शामिल है। प्रश्न 5 देते हैं, किस शहर में भारतीय वायुसेना ने 92वें IAF दिवस पर एयर शो के दौरान राफेल सहित अन्य विमानों का प्रदर्शन किया? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई या डी बेंगलुरु। ये कहां पे आयोजित ये कहां पे एयर शो हुआ था? एयर शो प्रदर्शन किया था, ये प्रदर्शन किया था कहां पे? ये चेन्नई। कहां पे? ये चेन्नई में प्रदर्शन हुआ था इसका। भारतीय वायुसेना ने
92वें IAF दिवस का जश्न मनाने के लिए चेन्नई के मरीना बीच, कहाँ पे, चेन्नई के मरीना बीच पर एक शानदार एयर शो आयोजित किया। इस कार्यक्रम में राफेल, तेजस और सुखोई लड़ाकू जेट सहित विभिन्न नए विमानों का प्रदर्शन किया गया, जिसने एकत्रित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए साहसिक हवाई युद्धाभ्यास और परफॉर्मेंस फ्लाइंग को देखने के लिए परिवार और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जो उनके हवाई कौशल को उजागर करते। यह शो न केवल भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई, बल्कि इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले चेन्नई वासियों के दिलों को भी मोहित कर दिया। प्रश्न 6 देखते हैं। 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया और उनकी किसकी नियुक्ति हुई है कार्यकारी निदेशक के रूप में? तो ए अविरल जैन, बी रविशंकर, सी संजय कुमार या डी राजेश मिश्रा। तो ये कौन है? ये अविरल जैन है। अविरल जैन को 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इस पदोन्नति से पहले उन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य किया। जैन के पास सर्वेक्षण, मुद्रा प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। उनकी व्यापक पृष्ठभूमि उन्हें आरबीआई के भीतर महत्वपूर्ण विभागों की देखरेख करने, सुचारू संचालन और अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ साथ बैंक की रणनीतिक पहल और शासन में योगदान देने के लिए अच्छी तरह से रखती है। प्रश्न 7 देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की राजकीय यात्रा पर है? ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी नेपाल या डी भूटान। तो कहाँ के ये मालदीव के। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की भारत की राजकीय यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है, जो उनके पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधों पर आधारित है। यह यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आधिकारिक निमंत्रण का पालन करती है और मालदीव की प्रथम महिला के साथ राष्ट्रपति मुइजू की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। भारत और मालदीव के बीच संबंध उनकी भौगोलिक निकटता और साझा सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के कारण महत्वपूर्ण। भारतीय मानवीय सहायता, विकास सहायता और समुद्री सुरक्षा सहयोग प्रदान करने वाले मालदीव का एक प्रमुख भागीदार रहा है। प्रश्न 8 देते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी कि DAYNULM किस वर्ष शुरू किया गया था? ये पूछ रहा है किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था ठीक है, ए 2010, बी 2012, सी 2013 या डी 2016। इसको शुरू किया गया था 2013 में। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी कि DAYNULM 2013 में भारत में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया था। इस मंत्रालय द्वारा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य कौशल विकास और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करके शहरी गरीबों को अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है। यह विशेष रूप से 6 समूहों को लक्षित करता है, जिनमें निर्माण श्रमिक, गीग श्रमिक, अपशिष्ट प्रबंधन श्रमिक, देखभाल श्रमिक, घरेलू कामगार और पारिवारिक परिवहन श्रमिक शामिल है।
कार्यक्रम ने लाखों शहरी गरीब महिलाओं को सफलतापूर्वक संगठित किया है और भारत के विभिन्न शहरों में कई स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी का गठन किया है, जो कमजोर शहरी आबादी की आजीविका बढ़ाने में इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं। प्रश्न 9 देखते हैं, किस देश में 12वां सुल्तान जौहर कप आयोजित किया जा रहा है जहां भारतीय जूनियर हॉकी टीम भाग ले रही है? जहां पे भारतीय जूनियर हॉकी टीम भाग ले रही है तो उसको बताने जहां पे ये भारतीय जूनियर हॉकी टीम भाग ले रही है। तो ये इंडोनेशिया, बी थाईलैंड, सी सिंगापुर या डी मलेशिया। तो ये शहर है कौन सा? ये है मलेशिया में, जहां पे भारतीय जूनियर हॉकी टीम भाग ले रही है। ये कौन सा 12वां सुल्तान जौहर कप आयोजित हुआ है? कहां पे? मलेशिया में। मलेशिया में 12वां सुल्तान जौहर कप खेला जा रहा है, जहां आमिर अली की अगुवाई में 8 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम नवनियुक्त मुख्य कोच PR राजेश के मार्गदर्शन में प्रतिस्पर्धा पेश करेगी। यह टूर्नामेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मस्कट में पुरुष जूनियर एशिया कप से पहले टीम के लिए एक तैयारी कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है। भारतीय टीम का सामना जापान, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मेजबान देश मलेशिया सहित विभिन्न विरोधियों से होगा, क्योंकि उनका लक्ष्य 26 अक्टूबर को होने वाले फाइनल में एक स्थान सुरक्षित करना है। प्रश्न 10 देखते हैं, भारत को S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी के लिए कौन सा देश जिम्मेदार है? ए चीन, बी रूस, सी फ्रांस या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे अमेरिका होगा। अमेरिका कौन जिम्मेदार है? तो ठीक है, ये पूछ रहे हैं। सॉरी, तो ये है कौन सा? ये रूस कौन क्या देगा? S-400। रूस द्वारा विकसित S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली एक परिष्कृत वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्राप्त कर रहा है। हाल ही में शेष इकाइयों की डिलीवरी में देरी को चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। रूस ने अगले साल भारत को 5 में से आखिरी 2 यूनिट देने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत ने पहले ही 3 इकाइयों का संचालन शुरू कर दिया है, जो भारत की रक्षा रणनीति में S-400 प्रणाली के महत्व को प्रदर्शित करता है। S-400 को एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने और संलग्न करने की क्षमता के लिए जाना जाता है, जो इसे भारत के वायु रक्षा बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक बनाता है।